हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आमोद कुमार स्टडी ऑल ईडीयू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अभी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में लगातार चर्चा कर रहा हूं और इसी से संबंधित हम हर वीडियो में जानकारी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूं। तो दोस्तों, मैं इससे पहले 2 अध्याय पढ़ा चुका हूँ और आज का टॉपिक है भारत का इतिहास। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जो भी मैं आप लोग को वीडियो बना कर दिया हूँ वो आप लोग को अच्छा कारगर साबित हुआ होगा और ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही अच्छा कारगर होगा। तो मैं इन सभी बातों के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ और हर वीडियो के दौरान मैं ये बातें कहता हूँ। शायद आप हमारी बातों को याद रखें। कृपया वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि हमारे द्वारा नया बनाया गया वीडियो आप लोग को आसानी से पहुंच जाए और आपको पुनः इसे ढूंढने या करने की ज़रूरत न पड़े। जब जब मैं वीडियो डालता रहूं आप लोग हमेशा उसे पढ़ते जाएं। दोस्तों, हमारा ये प्रयास एक यही रहता है कि आप लोगों को जो भी मटेरियल डालें शुद्ध और अच्छे डालें ताकि आप लोग को कहीं किसी भी बात को लेकर परेशानी न हो। हाँ, कुछ किताबों में एक बात हो सकती है कि जैसे किसी का मात्रा के हो कि जैसे में किसी का उकार मात्रा में दिया गया हो तो किसी का उकार कर दिया गया हो या एकार है तो ओकार है। इस बात तो छोटी छोटी बात रहेगी लेकिन पूरी तरह से गलत नहीं हो सकती है। इस बात का हम आपको आश्वासन देते हैं कि वीडियो में किसी तरह की कोई परेशानी ना आएगी। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास। आज का अध्याय का टॉपिक है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रागैतिहासिक काल जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा, ऐतिहासिक काल। इस प्रकार भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जाएंगे प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल के बारे में कि पुरातत्वविद थॉमसन ने कोपहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, संग्रहालय में वस्तुओं को 3 काल में विभक्त किया है। यानी प्रागैतिहासिक काल की वस्तुओं को उसे 3 कालों में विभक्त किया है। कौन? पुरातत्वविद थॉमसन ने कोपहेगन में के संग्रहालय में रखी वस्तुओं को वो 3 कालों में विभक्त किया है। पहला है पूरा पाषाण काल। यह अज्ञात काल से 8000 ईस्वी पूर्व तक के काल को माना गया है। दूसरा, मध्य पाषाण काल। इसे 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। तीसरा हुआ नव पाषाण काल। यह 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक के काल को माना गया है। दोस्तों, ये तो हुई थॉमसन के द्वारा कोपहेगन यानी डेनमार्क की राजधानी संग्रहालय में रखी हुई वस्तुओं के आधार पर इनका इनके वस्तुओं का वर्गीकरण 3 कालों में किया गया। परंतु
हम प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को हम इस प्रकार विभाजित करते हैं। पहला, इसे हम मुख्य रूप से भारत की अगर बात की जाए तो इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है पाषाण युग। पहला इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है, लीजिए देखिए, पाषाण युग। पहला क्या है दोस्तों, पाषाण युग। दूसरा है धातु युग। दूसरा क्या है दोस्तों, धातु युग। अब इस प्रकार पाषाण युग को हम 3 भागों में बांटे। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसे हम प्राचीन पत्थरों का युग कहते हैं, जिनके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। जिनके खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट। आखेटक एवं संग्राहक का काल कहा गया। इस समय का आवास शैलाश्रय अधिवास था। शैलाश्रय का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़ों का बनाया हुआ घर, उसको शैलाश्रय कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण काल, जिसे मध्य पत्थरों का युग भी कहा जाता है। इनके प्रथम खोजकर्ता जॉन इवांस थे। जॉन इवांस। इस काल को आखेटक एवं पशुपालक का काल कहा गया है। अर्थात दोस्तों इस समय से पशुपालन करने की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी थी। अगर इनका जो आवास निवास है यह है नदी तट पर निवास करते थे। सीधी सी बात है दोस्तों कि ये पशुपालक कर रहे हैं, अर्थात ये इन पशुपालकों को चारा एवं पानी के लिए तथा इनके पशुओं के चारा एवं पानी के लिए तथा मूलभूत जो सुविधाएं होती है वह अक्सर नदी तट के किनारे मिल जाती है। अभी भी वर्तमान में देखा जाए दोस्तों तो जितने भी लगभग बड़े शहर हैं वो नदियों के किनारे ही बसाए जाते थे, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसे पहला हो गया पूरा पाषाण काल, जिसे प्राचीन युग पत्थर युग। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पत्थर युग। तीसरा हुआ नव पाषाण काल, जिसे नवीन पत्थरों का युग कहते हैं। इन नव पाषाण युग के खोजकर्ता हुए डॉक्टर प्राइम रोज। इसे युग को प्रथम खाद्य उत्पादन का युग कहा गया। इस समय पहिए एवं कृषि का आविष्कार हुआ था। अर्थात इस समय पहिए कृषि कार्य में लोग पूरी तरह से लग चुके थे। इनका जब कृषि करने लगे तो इनका आवास स्वाभाविक है कि ये अब अस्थायी रूप से निवास करते होंगे, क्योंकि कृषि के लिए खेतों को साफ करना और फिर दोबारा अगर हर बार अलग अलग जाते रहेंगे तो उन्हें ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए उन्होंने अब अस्थायी निवास करना शुरू कर दिया था। तो ये हुआ दोस्तों पाषाण युग के अंतर्गत। अब दोस्तों देखते हैं धातु युग के अंतर्गत कौन कौन से काल हैं। पहला है ताम्रकालीन युग, जिन्हें ताम्र प्लस पत्थर अर्थात ताम्र युग इनको कहा गया। इस समय के आवास
कच्चे या पक्के दोनों प्रकार के थे। इस समय के आवास कच्चे और पक्के दोनों प्रकार थे तथा तांबे के प्रयोग शुरू हो गया था। दोस्तों, सर्वप्रथम लोग या मनुष्य सभ्यता तांबे के प्रयोग ही किया था। अगला है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता, जिसे जो तांबा एवं टीन से मिलकर बना होता है, अर्थात कांस्य का प्रयोग करने वाली सभ्यता यानी समय या काल को हम कांस्य युग सभ्यता कहते हैं। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता भी आती है। आवास के दौरान ये पक्के मकान के अधिवास, यानी ये इस समय पक्के मकान में मैंने लोग ज़्यादातर रहना शुरू कर दिए थे। अगला है दोस्तों लौह युग। लौह युग में दोस्तों इस लोहे का प्रयोग लोहे का प्रयोग का काल कहा गया। इस समय यह वैदिक काल, इसके अंतर्गत वैदिक काल के अंतर्गत इसमें लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। पक्के अधिवास, लोग रहने का जो आवास था पूर्ण रूप से पक्के अधिवास में रहने लगे थे। दोस्तों, ये तो हुआ प्रागैतिहासिक काल को भारतीय इतिहास के आधार पर किस तरह से बांटा गया है। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम कुछ जानकारियां लेते हैं। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? ऐसा समय जिसका किसी भी प्रकार के कोई लिखित, जिसको जानने के लिए मैंने किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलते हैं, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कहा जाता है। दूसरे शब्दों या वाक्यों में कहा जाए तो जीवन जीने का ज्ञान या पत्थरों के युग को ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यदि दूसरे शब्दों में इसे कहा जाए तो जीवन जीने का ज्ञान एवं पत्थरों के युग को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रागैतिहासिक काल की खोज का प्रारंभ का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। किनको जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। इन्होंने वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के पलवरम, कहाँ दोस्तों? पलवरम, जो चेन्नई मद्रास के निकट नामक स्थान से 30 मई 1863 ईस्वी को लेटेराइट मिट्टी के जमाव से सर्वप्रथम हस्त मन होता है हाथ, कुठार मन होता है कुल्हाड़ी, अर्थात हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी। इस प्रकार इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के पुरातत्व का जनक किन्हें माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। अगला है दोस्तों कि अब आधुनिक मानव का विकास क्रम किस प्रकार रहा। आधुनिक मानव का विकास क्रम किस प्रकार रहा, एक नज़र इस पर भी डालते हैं। शुरुआती दौर में सबसे पहला मानव होमोनिड्स कहलाए। इनका पहला जो क्रम रहा होमोनिड्स, इसे हम हिमकाल में सर्वप्रथम, ये हिमकाल के अंतर्गत है, ये सर्वप्रथम अफ्रीका इनका जन्म स्थल था। अर्ध उत्थान मुद्रा में चलने वाले रामपिथेक कहलाए। अर्ध उत्थान का मतलब हुआ आधा उठा हुआ, यानी ये पूरी तरह से सीधे नहीं चल पाते थे, अतः इन्हें इन क्रम के मानव के माने इन पूर्वज को हम
रामपिथेक कहते थे। अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसे हम दक्षिणी वानर भी कहते हैं। प्रथम वानर मानव जो सीधा चलता था, जिसे प्रोटो मानव आद्य मानव कहते हैं। दोस्तों ये दक्षिणी वानर थे, ये प्रथम वानर मानव थे जो सीधा चलते थे, इसे प्रोटो मानव आद्य मानव कहते हैं। अगला है दोस्तों होमो हैबिलस, यानी कारीगर मानव। इनको किसकी संज्ञा दी गई? कारीगर मानव। इस शब्द से ही पता चल रहा है कि ये कुछ कारीगरी या कुछ जरूर कार्य करने में सक्षम थे, अर्थात इनको बोला गया औजार, यानी पत्थरों के औजार बनाने वाले मानव को बोला गया होमो हैबिलस। अगला है दोस्तों होमो इरेक्टस, अर्थात इसका अर्थ है सीधा खड़े होकर चलने वाला मनुष्य। सीधा खड़े होकर चलने वाला मनुष्य। पत्थर के हस्त कुठार, अग्नि का निर्माण का कार्य करने वाला मानव, अर्थात इस समय अग्नि का निर्माण, पत्थर के हस्त कुठार यानी पत्थरों के औजार मैंने पूरी तरह से बनाने में सक्षम थे। इस प्रकार का जो कार्य, अर्थात इसमें मानव बुद्धि की विकसित हो चुकी थी, एक करने वाले मानव को हम बोलेंगे होमो इरेक्टस। अगला है दोस्तों होमो सैपियंस। इन्हें हम निएंडरस्थल, इन्हें हम बुद्धिमान मानव के नाम से जानते हैं। जर्मनी के निएंडर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जर्मनी के निएंडर घाटी के आधार पर इनका नामकरण किया गया। ये अपनी मृतकों के अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव था, अर्थात इनके परिवार के सदस्य में किन्हीं की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें अंतिम संस्कार किया करते थे, यही थे। इन्हें कहा गया होमो सैपियन निएंडर। इन्हें निएंडर इसलिए कहा गया क्योंकि जर्मनी के निएंडर घाटी स्थल के आधार पर इन्हें नामकरण किया गया था। अगला और अंतिम है दोस्तों, जिसे हम आधुनिक मानव कहते हैं, इनको होमो सैपियंस कहा जाता है। आज के मानव जो है इन्हें हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। ये गुफा चित्रकारी एवं हाथी के दांत की छोटी मूर्तियां बनाने में निपुण थे। इसमें भी मानव के 3 प्रजाति हैं, काकेसस, मंगोलियाड, निग्रियाड। पहला है दोस्तों काकेसस, मंगोलियाड, निग्रायड के आविर्भाव के पूर्व संकेत हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि आधुनिक मानव का विकास क्रम किस प्रकार हुआ, अर्थात हम अभी वर्तमान में मानव यानी हमारे पूर्वज किस प्रकार से अपने समयों को बिताए और किस तरह से अपने मेंटलिटी या मानसिकता या शारीरिक रूप से आगे विकसित करने में अपना किस प्रकार योगदान दिया, और आज जाके हम होमो सैपियंस नाम के आधुनिक मानव से जाने लगे। अगला है दोस्तों पूरा पाषाणकालीन स्थल। टॉपिक है दोस्तों पूरा पाषाणकालीन स्थल, और इनके बारे में जानते हैं कि पूरा पाषाणकालीन के कौन कौन से स्थल हैं।
और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। पहला है दोस्तों हथनौरा। क्या है? हथनौरा, जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। यहाँ नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी यानी मानव खोपड़ी अर्थात मानव का जीवाश्म का प्रथम प्रमाण। क्या प्रथम प्रमाण 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया द्वारा उत्खनन से प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? मानव खोपड़ी या मानव का जीवाश्म का प्रथम प्रमाण ये हथनौरा मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ था, जो कि नर्मदा नदी के निकट है। तो दोस्तों अगला है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। यह नर्मदा नदी के निकट एवं भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में सबसे पुराने शैलाश्रय का पता चला है, जो मानव द्वारा बनाया गया चित्रकारी सहित घर है। यह प्रमाण सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुआ है दोस्तों? भीमबेटका में मानव द्वारा शैलाश्रय यानी वैसा घर जो पत्थरों का बना हो एवं चित्रकारी से युक्त हो, जो है भीमबेटका में। अगला है दोस्तों लोहदा नाला। यह है उत्तर प्रदेश में। यह बोलन नदी, दोस्तों कहीं बोलन है कहीं बेलन नदी है, यानी बोलन नदी घाटी में विश्व की प्राचीनतम अस्थि से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कौन सा दोस्तों? प्राचीनतम, विश्व की प्राचीनतम अस्थि से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला है दोस्तों नेवासा एवं चिरकी, जो कि महाराष्ट्र में है। नेवासा एवं चिरकी स्थान है जो महाराष्ट्र में है। मध्य पूरा पाषाणिक युगीन उच्च कोटि के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो मध्य पूरा पाषाणिक युग के उच्च कोटि के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हाँ तो दोस्तों अब अगला टॉपिक है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। भारत में मध्य पाषाण काल का खोज का श्रेय C.L. कार्लाइज को जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। कब दोस्तों? 1857 में इन्होंने यानी C.L. कार्लाइन ने मध्य पाषाण युग से संबंधित लघु पाषाण माने छोटे पत्थरों के उपकरण ढूंढे थे। सर्वप्रथम इस काल में पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनते थे, अतः इस समय को सूक्ष्म पाषाणिक काल भी कहते हैं। इस समय के काल में पत्थरों के छोटे छोटे औजार बना करते थे, अर्थात इस समय के काल को सूक्ष्म पाषाणिक काल भी कहते हैं। इस काल के आखेटक एवं पशुपालक इस काल को क्या लिखा गया दोस्तों? इस काल को पशुपालक या आखेटक युग भी कहा जाता है। पशुपालक या आखेटक एवं आखेटक युग भी कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों कि मध्य पाषाण कालीन के कौन कौन से स्थल थे। तो पहला स्थल था सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। विश्व के सबसे प्राचीन वृक्षारोपण का प्रमाण
वृक्षारोपण का प्रमाण सांभर झील से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? सांभर झील राजस्थान से। बागौर, मकान बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य। मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था, जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा पाषाणिक आवास मिला है, जिसका उत्खनन B.N. मिश्र द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, बागौर में क्या क्या मिला, ये भी राजस्थान में है। पहला, मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य। दूसरा, कुत्ता जानवर को मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु बनाने का जो साक्ष्य प्राप्त होता है, ये बागौर जिला से होता है। तीसरा, भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा पाषाणिक आवास स्थल मिलता है। भारत का सबसे बड़ा पाषाणिक आवास स्थल, जिसका उत्खनन कौन किए हैं? B.N. मिश्र। अगला है दोस्त लघनाज। लघनाज ये है गुजरात में। प्रथम शुष्क क्षेत्र का स्थल का उत्खनन H.D. सांकालिया के द्वारा हुआ। तब रेत के ठोस टीले एवं 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। रेत के ठोस टीले एवं 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। ये है लघनाज गुजरात की। गुजरात में ये साक्ष्य मिले हैं, जिनके उत्खनन करता है H.D. सांकलिया। अगला है दोस्तों सराय नहर राय। सराय नहर राय दोस्तों, इसका हम राज्य लिखना भूल गए हैं। इसका राज्य ये है दोस्तों सराय नहर राय, उत्तर प्रदेश में। यहाँ युद्ध में हत्या के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अर्थात कई सारी खोपड़ियाँ एक जगह दफनाने का या कई मानव अवशेष एक जगह मिलने के कारण यह माना गया कि इस समय युद्ध हुआ था, और युद्ध के समय ही इतनी सारी एक स्थान पर मानव कंकाल या अस्थियाँ, साथ में उनके कुछ औजार इत्यादि प्राप्त हुए थे, जो कि पत्थरों या के बने होते थे, पत्थरों और हड्डियों के, जिनके खोपड़ी में, देखिए दोस्तों, जिनके खोपड़ी में पत्थर घुसे हुए थे, यानी पत्थर से वो तोड़े हुए जैसे प्रतीत हो रहे थे। इनके शवों के सिर को पश्चिम एवं पैर को पूर्व दिशा में कर दफनाया गया था। इस प्रकार दोस्तों मध्य पाषाण कालीन के स्थल हो गए पहला सांभर, बागौर, लघनाज, सराय नहर राय, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा और भी दोस्तों देखते हैं। पर अगला है आदमगढ़। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से औजार यानी पत्थरों के छोटे छोटे औजार मिले हैं और पशुपालन के प्रथम साक्ष्य भी मिले हैं। किसके दोस्तों? पशुपालन के प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला है। अगला है दोस्तों चौपानी मांडो। यह क्षेत्र से सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। अगला है दोस्तों लेखहिया इलाहाबाद।
लेखहिया इलाहाबाद, यहाँ मानव के सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। मानव के सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। अगला है दोस्तों महदा, उत्तर प्रदेश। यह प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह स्थान हड्डी एवं सींग के उपकरण, हड्डी एवं सींग के उपकरण तथा आभूषण, पुरुष तथा स्त्री को एक साथ दफनाने का साक्ष्य या प्रमाण मिला है। क्या क्या है दोस्तों? यह प्रतापगढ़ जिला में है और उत्तर प्रदेश में है। यहाँ हड्डी एवं सींग के उपकरण तथा आभूषण में एवं स्त्री एवं पुरुष को एक साथ दफनाने का प्रमाण मिलता है। अब अगला है दोस्तों नवपाषाण काल। अगला है दोस्तों नवपाषाण काल। भारत में नवपाषाण काल के समय के खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज, दोस्तों ये प्राइम हो गया, प्राइमरोज को जाता है, जो कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से 1842 ईस्वी में भारत की प्रथम पॉलिशदार माने रंगाई की हुई कुल्हाड़ी के उपकरण खोजे थे। कौन? डॉक्टर प्राइमरोज थे। उन्होंने कर्नाटक के सुगुर नामक स्थान में सबसे पहले पॉलिशदार कुल्हाड़ी का उपकरण ढूंढे थे। इस प्रकार नवपाषाण युग के खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला है दोस्तों प्रथम प्रशस्त्र उपकरण। प्रशस्त्र का मतलब होता है पत्थर का उपकरण। लैंस नदी घाटी से 1860 ईस्वी में लेमे सूरियर ने निकाला था। प्रथम प्रशस्त्र मैंने पत्थर के उपकरण। अगला है दोस्तों चावल और धान। चावल या धान के सबसे प्राचीन साक्ष्य इलाहाबाद के कोलडीहवा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। चावल एवं धान के सबसे प्राचीन साक्ष्य इलाहाबाद के कोलडीहवा नामक स्थान में प्राप्त हुआ है। कब दोस्तों? किस काल में? नवपाषाण काल में। हड्डियों की प्रचुर मात्रा में उपकरण बिहार प्रांत एक चिरांद नामक स्थान है जो कि सारण जिला में पड़ता है। वहाँ हड्डियों के प्रचुर मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए हैं। पहिए एवं कृषि का आविष्कार इसी युग की देन है। पहले भी बताए थे दोस्तों कि पहिए एवं कृषि का आविष्कार नवपाषाण युग में ही हुए थे। अगला है दोस्तों नवपाषाण कालीन स्थल। देखते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन है। पहला है मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान या पाकिस्तान में है। या गेहूं के 3, जौ के 2 एवं कच्ची ईंट से बने आयताकार मकान के प्रथम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है। गेहूं के 3 प्रकार, जौ के 2 प्रकार एवं कच्ची ईंट से बने आयताकार मकान का प्रथम अस्थायी, याद रखें दोस्तों, प्रथम अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ पाकिस्तान या बलूचिस्तान से मिलता है। बुर्ज होम यह कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। श्रीनगर झील के किनारे गड्ढा घर जिसमें मालिक एवं कुत्ते को साथ दफनाने का प्रमाण मिला है। किन्हें? मालिक एवं कुत्ते को साथ दफनाने का प्रमाण मिला है। कहाँ? बुर्ज होम जो कि वो
कश्मीर में है। गुफा कराल, गुफा कराल ये भी कश्मीर में है दोस्तों। इससे इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। गुफा कराल का मतलब कुम्हार की गुफा। हड्डी से निर्मित सुई एवं सिलबट्टा का साक्ष्य प्राप्त हुआ। हड्डी से निर्मित सुई एवं सिलबट्टा, सिलबट्टा जिसको बोलते हैं हम लोग, जिस पर घर में मसाला यानी पत्थर का एक सपाट होता है जिस पर हम लोग मसाला पीसकर यानी उस पर घिस कर और सब्जी दाल जो भी बनाना है उनमें यूज करते हैं। अगला है दोस्तों, ये पहले भी बता चुके हैं, कोल्डिहवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये बोलन घाटी नदी के उत्खनन के दौरान 65 ईस्वी पूर्व में, कितना 65 ईस्वी पूर्व में धान की खेती का प्रमाण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। पहले भी बताया कि धान की खेती, धान अथवा चावल की खेती का प्रमाण इलाहाबाद के कोल्डिहवा नामक स्थान में प्राप्त हुआ था, जो कि यह 6500 ईस्वी पूर्व था। यह भारत ही नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। परंतु दोस्तों, यह विश्व के सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। परंतु दोस्तों, लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर में है, से चावल के खेती के प्रमाण 800 से 9000 ईस्वी पूर्व के भी मिले हैं। 800 से 9000 ईस्वी पूर्व के भी प्रमाण मिले हैं। अगला है दोस्तों मगहरा। क्या है दोस्तों? मगहरा। ये भी उत्तर प्रदेश में है, यानी विंध्य क्षेत्र में उत्खनन से गोलाकार खोपड़ी एवं धान जैसे जौ की खेती एवं पशु बाड़ या बाड़ा का प्रमाण मिलता है। पशु बाड़ा का मतलब कि जहाँ जानवरों को रखा जाता था। ये खेती एवं पशु बाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मगहरा, उत्तर प्रदेश। अगला है दोस्तों चौपानी मांडो। चौपानी मांडो यह उत्तर प्रदेश है, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मधुमक्खी की छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण एवं हस्त निर्मित मृदभांड, जो कि विश्व के प्राचीन मृदभांड का साक्ष्य है। क्या है दोस्तों? चौपानी मांडो में मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण माने छोटे से पत्थर एवं जो एक ज्यामितीय आकृति में ढला गया हो, एवं हस्त निर्मित मृदभांड माने हाथ से बनाया हुआ मिट्टी का घड़ा, जो कि विश्व के प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य है। जो हस्त निर्मित मृदभांड है, विश्व के प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य कहाँ मिलता है? चौपानी मांडो। देखिए दोस्तों, यहाँ मांडो मृदभांड थोड़ा बहुत मैच करता है, अगर संभव हो तो याद कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। अगला है दोस्तों सरांतारो। सरांतारो जो कि असम में है। गुवाहाटी के निकट उत्खनन में आदिम कुल्हाड़ियाँ एवं अंकित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ एवं अंकित मृदभांड माने उस मृदभांड पर इस कुछ अंकित है, कुछ लिखा हुआ है, जो कि प्राप्त हुए हैं। अगला है दोस्तों पिकली हल। पिकली हल जो कि कर्नाटक। इस युग के निवासी पशुपालक होने के कारण, यानी नवपाषाण युग के जो निवासी थे, पशुपालक होने के कारण यहाँ से राख है। देखिए दोस्तों, पहले कहीं राख का ढेर नहीं मिला, राख का ढेर एवं निवास स्थल के साक्ष्य दोनों ही प्राप्त हुए हैं। राख के ढेर तथा निवास स्थल का साक्ष्य दोनों ही मिले हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा हो। तो आप कृपया दोस्तों
हमारे चैनल को यानी ASTUDY स्टडी स्पेस मत दीजिएगा दोस्तों। ये हर वीडियो के दौरान मैं बोला हूँ स्टडी ऑल ALL ऑल EDU स्टडी ऑल EDU ये यूट्यूब चैनल है। आप इस पर कभी भी जाकर हमारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो और वीडियो की तरह अच्छा लगा हो। तो उम्मीद है कि आप हमारी बात को भी समझेंगे। यदि अच्छा लगे तो पुनः उसी बात को दोहराना चाहता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप जहाँ भी हो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और साफ सुथरा आसपास बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। ये दोस्तों पार्ट 1 है, अर्थात क्योंकि धातु युग तो हमने पढ़ाया ही नहीं अभी, अर्थात पार्ट 2 के तौर पर धातु युग और इस समय की जो संस्कृतियों का विकास हुआ है उनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों आज केवल पाषाण युग रहा, अगली बार धातु युग एवं पाषाण युग और धातु युग में किस प्रकार की संस्कृतियों का भी विकास हुआ उनके बारे में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों।